श्वसन तंत्र। बताओ श्वसन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऊर्जा का उत्पादन, एनर्जी प्रोडक्शन। ऊर्जा का उत्पादन होता है हमारी कोशिकाओं में, पादप हो चाहे जंतु हो, सजीवों की कोशिकाओं में। और कोशिकाओं में ऊर्जा का सोर्स कौन है? ग्लूकोज। इसलिए क्वेश्चन आता है कोशिका का ईंधन, फ्यूल ऑफ सेल, तो बोला जाता है ग्लूकोज। दूसरा, श्वसन तंत्र का अध्ययन, स्टडी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम जो बोला जाता है उसको नाम दिया जाता है पल्मोनोलॉजी। अब जो मैं बता रहा था, ये जो श्वसन तंत्र है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो बोला जाता है बाह्य श्वसन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, बाह्य श्वसन, और एक बोला जाता है आंतरिक श्वसन, इंटरनल रेस्पिरेशन। एक तो बोला जाता है बाह्य श्वसन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और एक बोलते हैं आंतरिक श्वसन, इंटरनल रेस्पिरेशन। अब ये जो बाह्य श्वसन है ये तो है हमारे फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन लंग्स, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान। और इसे हम सामान्य भाषा में कौन सी क्रिया बोलते हैं भी? श्वास क्रिया, ब्रीथिंग प्रोसेस जो बोला जाता है, श्वास क्रिया। और आंतरिक श्वसन में एक तो आता है गैसों का परिवहन, समझ रहे हो कि भाई फेफड़ों में हमारे वायु प्रवेश करती है, फेफड़ों में जाती है, वो वायु जाती है, और फेफड़ों में जाने के बाद में गैसों का वहाँ आदान प्रदान होता है, O2 CO2 को लेना, वहाँ से गैसों का परिवहन जो ब्लड करता है, एक तो इसमें ये शामिल है। और दूसरा जो अभी एक्चुअल जो अपन ने बताया था कि एक्चुअल श्वसन का मतलब जो अपन ने बताया, कोशिका में ग्लूकोज ऑक्सीकरण, कोशिका में ग्लूकोज ऑक्सीकरण। अभी बताया था अपन ने कोशिका का ईंधन किसको कहते हैं? ग्लूकोज को, और उसको जलाने के लिए कौन जरूरी है? ऑक्सीजन। कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, इसे नाम दिया जाता है कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन, ये इसको बोला जाता है। तो पहले तो हम इसमें डिस्कस करेंगे ये कि हमारे फेफड़े कैसे काम करते हैं, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, उसके बाद में गैसों का परिवहन ब्लड में, जो अपन हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, ये जो सारा बताते हैं, और फिर हमारी कोशिका में ग्लूकोज ऑक्सीकरण, जो एनर्जी बनती है जिसको अपन बोलते हैं एटीपी। सजीवों की ऊर्जा इकाई क्या है? एटीपी। वो एटीपी फॉर्मेशन कोशिकाओं में कैसे होता है ये तो पहले हम पढ़ेंगे। क्या बताओ, फेफड़े हमारे कैसे काम कर रहे हैं, उसके बाद में हमारी कोशिकाओं में एनर्जी कैसे बन रही है। नोट करो इसे।
नोट कर लिया। तो इसमें तो पढ़ेंगे अपन एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन लंग्स, जो कि ब्रीथिंग प्रोसेस बोला जाता है, श्वास क्रिया। और यहाँ पढ़ेंगे हम कोशिका में हमारे एनर्जी प्रोडक्शन, एटीपी का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है। तो पहले पढ़ेंगे अपन कौन सा बताओ, बाह्य श्वसन। हेडिंग डालो फेफड़ों की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ लंग्स। फेफड़ों की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ लंग्स। फेफड़ों की क्रियाविधि। फेफड़ों की क्रियाविधि। अब बोर्ड पे ध्यान दो, हमारे फेफड़े कैसे काम करते हैं वो अपन समझते हैं। हमारे गर्दन से लेकर पैरों तक जो हम बोलते हैं देहगुहा, बॉडी कैविटी, इस देहगुहा में हमारी अंडर रिब्स, पसलियों से नीचे मांसल पर्दा पाया जाता है। इस मांसल पर्दे को नाम दिया जाता है, हिंदी में तो बोलते हैं इसको तनुपट, इंग्लिश में बोला जाता है इसको डायफ्राम। बताओ क्या नाम देते हैं, डायफ्राम, तनुपट। और प्रचलित नाम यही है इसका, डायफ्राम, यही नाम आता है इसमें, प्रचलित नाम जो चलता है डायफ्राम, तनुपट जो बोला जाता है। अब इस डायफ्राम से ऊपर वाला जो ये पार्ट है इसको नाम दिया जाता है वक्ष गुहा, थोरोसिकल कैविटी, थोरोसिकल कैविटी, वक्ष गुहा। ये वक्ष गुहा अपनी पसलियों से घिरी हुई रहती है और इस वक्ष गुहा में दोनों तरफ लेफ्ट और राइट साइड में तो है लंग्स, एक जोड़ी जो अपने होते हैं, और दोनों लंग्स के बीच में होता है हार्ट, अपना हृदय, जो कि थोड़ा सा बाईं तरफ होता है। तो हमारे हृदय की स्थिति होती है दोनों फेफड़ों के बीच में थोड़ा सा बाईं तरफ, स्लाइटली लेफ्ट। हम जो बात कर रहे हैं लंग्स की, हमारे जो एक जोड़ी जो लंग्स पाए जाते हैं फेफड़ों में, जो कि वक्ष गुहा में दोनों तरफ स्थित होते हैं, उनकी स्थिति क्या है बताओ। आप पढ़ते हो हमारे लंग्स किस आकार के होते हैं, पढ़ा हुआ है ना, लंग्स किस आकार के होते हैं, तो क्या बताते हो आप, शंकुआकार, शंकुआकार, कौन शेप, कैसे होते हैं हमारे फेफड़े, शंकुआकार होते हैं, कौन शेप होते हैं हमारे जो फेफड़े। देखो ये वाला फेफड़ा मैंने यहां से थोड़ा सा दबा हुआ बताया है, क्यों, क्योंकि हमारा हृदय बताया मैंने दोनों फेफड़ों के बीच में थोड़ा सा बाईं तरफ, उसके दबाव की वजह से दबा हुआ रहता है। यहाँ पर हमारे फेफड़े शंकुआकार होते हैं। ये जो बायां फेफड़ा है ना, बायां फेफड़ा, लेफ्ट लंग्स जो बता रहे हैं अपन, ये बायां फेफड़ा होता है 565 ग्राम। बताओ कितना बताया मैंने, 565 ग्राम। और इसमें होते हैं दो पिंड, टू लॉब्स, जो इसके भाग हैं, क्योंकि अपन 2D में डायग्राम देख रहे हैं, 3D में ये नजर आए। तो बाएं फेफड़े का वजन कितना है, 565 ग्राम, और पिंड कितने उसमें, दो, टू लॉब्स हैं। जो दायां फेफड़ा है, दायां फेफड़ा वो है 625 ग्राम, और इसमें है 3 पिंड। बताओ इसमें कितने पिंड हैं, 3 लॉब्स हैं। तो बायां फेफड़ा उसी लंबाई के आधार पे ये से बड़ा होता है, लेकिन भार इसका ज्यादा है, 625 ग्राम जो बता रहे हैं दायां फेफड़ा। ये थोड़ा ऊपर की तरफ होता है क्योंकि हमारा डायफ्राम इसमें इधर रहता है, ऐसे यहाँ पाया जाता है अपने लीवर, इसके नीचे उस तरह से ऊपर उठा हुआ रहता है। तो बायां फेफड़े में कितना वजन है, 565 ग्राम, और बताओ कितने पिंड है इसमें, 2। और हाँ भाई, जो दायां फेफड़ा है उसका वजन कितना है अभी, 625 ग्राम, और इसमें कितने पिंड है, 3। आगे आ जाओ, आप आगे आ जाओ, इधर आ जाओ। ये हमारे दोनों फेफड़ों की स्थिति बाईं और दाईं तरफ। अब हमारे जैसे अपने बताया, हमारे जितने भी बॉडी ऑर्गेन होते हैं ना, शरीर के जितने भी अपने बॉडी ऑर्गेन हैं, सभी पे पाई जाती हैं झिल्लियां, मेम्ब्रेन। और इंटरनल बॉडी ऑर्गेन पे जो मेम्ब्रेन होती हैं वो सारी की सारी कहलाती हैं सीरस मेम्ब्रेन, यानी जो कि नम बना के रखती हैं, सॉफ्टनेस उनको देना। हमारे फेफड़ों की चारों ओर
फेफड़ों के चारों ओर जो झिल्ली पाई जाती है वो झिल्ली डबल लेयर होती है। कैसी होती है बताओ? डबल लेयर जो पाई जाती है, और ये झिल्ली कहलाती है फेफड़ों के चारों ओर। इसको नाम दिया जाता है प्लूरल झिल्ली। फेफड़ों के चारों ओर जो झिल्ली है उसको नाम क्या दे रहे हैं बताओ? प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल झिल्ली। और ये है डबल, दोहरी परत है, ये डबल लेयर है। तो फेफड़ों के चारों ओर झिल्ली पाई जाती है प्लूरल, जो कि डबल लेयर है, दोहरी परत है, और दोनों प्लूरल झिल्ली के बीच में फ्लूइड भरा रहता है। उस फ्लूइड को नाम दिया जाता है प्लूरल तरल। बताओ क्या नाम देते हैं? प्लूरल तरल। प्लूरल फ्लूइड भरा रहता है। इसका काम है हमारे फेफड़ों को सॉफ्ट बना के रखना, नम बना के रखना, ठीक है। और बैक्टीरिया इन्फेक्शन से और फेफड़ों की सुरक्षा का काम ये कर रहा है। भाई सुरक्षात्मक परत तो होगी ना, बाहर उपकला जो बोलते हैं अपन, एपिथेलियम बोलते हैं, और बैक्टीरिया इन्फेक्शन से बचाना। कई बार जैसे अपन पढ़ते हैं न्यूमोनिया, न्यूमोनिया रोग जानते हो? न्यूमोनिया, न्यूमोनिया रोग में बैक्टीरिया इन्फेक्शन से प्लूरल तरल की क्वांटिटी या मात्रा बढ़ जाती है, और प्लूरल तरल की मात्रा बढ़ेगी तो दबाव बताओ किस पर पड़ेगा? प्लूरल झिल्लियों पर। उससे उनमें सूजन आती है, जिसे एक रोग बोला जाता है प्लूरेसी। कौन सा रोग बोलते हैं? प्लूरेसी। तो प्लूरेसी रोग है प्लूरल तरल की मात्रा बढ़ जाने से प्लूरल झिल्लियों में सूजन, जो कि एक बैक्टीरिया की, न्यूमोनिया वाले बैक्टीरिया की वजह से स्थिति बनती है ये। अब ये तो बताया अपन ने फेफड़ों के चारों ओर बाहरी आवरण। अच्छा, हमारे जो फेफड़े होते हैं उन फेफड़ों में क्या मौजूद है ये बताओ? फेफड़ों के अंदर क्या मौजूद है? फेफड़ों के अंदर पाई जाती हैं वायु कूपिकाएं, एयर एलोई, वायु कूपिकाएं, जिनमें भरी होती है वायु। क्या भरी होती है बताओ? इसमें वायु भरी होती है। अब बताओ, अगर फेफड़ों में वायु कूपिकाएं हैं तो हमारे फेफड़े की प्रकृति कैसी हो गई? फिर फेफड़ों का कार्य कैसा हो गया? फिर स्पंज। स्पंज जानते हो? अपने गद्दों वगैरह में स्पंज होता है, उसमें बिल्कुल बारीक बारीक रंध्र रहते हैं, दबाव के साथ सिकुड़ जाना, दबाव हटते ही फैल जाना। तो वही स्थिति है हमारे फेफड़ों में पाई जाती हैं वायु कूपिकाएं। और ये जो वायु कूपिकाएं फेफड़ों में पाई जाती है ना, वायु कूपिकाएं, एयर एलोई, इनकी संख्या होती है एक फेफड़े में 200 से 300 मिलियन। एक फेफड़े में वायु कूपिकाओं की संख्या कितनी है? 200 से 300 मिलियन। 1 मिलियन कितने के बराबर होता है? 10 लाख के बराबर होता है। तो वायु कूपिकाएं हमारे फेफड़ों में मौजूद रहती हैं, जिनमें वायु पाई जाती है। और ये जो वायु कूपिकाएं हैं, इन्हीं की वजह से हमारे फेफड़े होते हैं स्पंज नुमा, स्पंजियस होते हैं। ये स्थिति वायु कूपिकाएं जो से मौजूद है। अब हमारे फेफड़ों तक वायु का मार्ग, कि फेफड़ों तक वायु कैसे पहुंच रही है। हमारे जो अपने गर्दन दिखाई है, गर्दन की लंबाई में पाई जाती है श्वास नली। बताओ गर्दन की लंबाई में क्या है भाई? श्वास नली, श्वास नली, जिसे बोला जाता है ट्रेकिया। श्वास नली, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ट्रेकिया। किसी को ध्यान हो तो हमारे श्वास नली की लंबाई कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर होती है। और ये श्वास नली हमारे वक्ष गुहा में आने के बाद 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, और दोनों शाखा अपनी अपनी ओर के फेफड़ों में जाती है। ये जो शाखा बनती है इनको नाम दिया जाता है श्वसनी, ब्रोंकाई। इनको नाम क्या देते हैं बताओ? श्वसनी, ब्रोंकाई। तो श्वास नली तो एक, और श्वसनी कितनी हो गई? 2। दोनों ओर के फेफड़ों में जाती है। और फिर इनसे जो छोटी शाखाएं बनती हैं, इनसे जो छोटी शाखाएं फेफड़ों में जाकर बनती हैं, जो कि अपने एयर एलोई में वायु को पहुंचाती हैं, इनको नाम देते हैं वायु श्वसनिकाएं। इनको नाम क्या देते हैं बताओ? श्वसनिकाएं, ब्रोंकाइल्स, श्वसनिकाएं। हमारी जो ये ट्रेकिया है, श्वास नली, इसके शीर्ष पर
कार्टिलेज का बना हुआ उपकरण पाया जाता है जिसको बोला जाता है कंठ। क्या नाम बता रहे हैं बताओ? कंठ, लिरिंक्स, लिरिंक्स जो बोला जाता है। और ये है ध्वनि उत्पादक यंत्र, साउंड अपरेटस जो बोला जाता है, ध्वनि उत्पादक यंत्र। टोटल 9 कार्टिलेज का बना होता है। हमारे कंठ में टोटल कितनी कार्टिलेज होती हैं? 9, जिनको लिखवाऊंगा मैं। कार्टिलेज बोलते हैं अपन उपास्थि। उपास्थि नाम सुना है सबने? जैसे अपने ये क्या है, ये भी उपास्थि है, इलास्टिक कार्टिलेज। ऐसी ये इलास्टिक कार्टिलेज होती हैं जिसमें से एक तो प्रमुख होती है एपिग्लोटिस, श्वास नली के शीर्ष पर जो ढक्कन पाया जाता है जिसको अपन बोलते हैं घंटी ढक्कन, एपिग्लोटिस बोलते हैं, वो भी इसी में शामिल है। तो कंठ में टोटल कितनी उपास्थि होती है? 9 उपास्थियों का बना हुआ अपरेटस होता है। कंठ क्यों बोल रहे हैं इसमें? क्योंकि यहीं से ध्वनि उत्पादन होता है। इस कंठ के अंदर पाए जाते हैं वाक रज्जु। क्या मौजूद है बताओ? वोकल कॉर्ड, वाक रज्जु। और इन वोकल कॉर्ड में, वाक रज्जु में वाइब्रेशन से ही साउंड बनता है। ये जो वाक रज्जु होते हैं इनमें वाइब्रेशन से ही साउंड बनेगा। अब एंड्रोजन जो अपन बोलते हैं, एंड्रोजन हार्मोन बोलते हैं ना अपन, नर मादा जनन हार्मोन। एंड्रोजन हार्मोन के प्रभाव से पुरुष में तो वाक रज्जु होते हैं मोटे, इसलिए प्रबलता अधिक होती है, आवाज भारी होती है, लाउडनेस अधिक होती है। महिलाओं में वाक रज्जु होते हैं पतले, इसलिए उनकी वाइब्रेशन ज्यादा रहता है, तारत्व ज्यादा रहता है, तो उनमें प्रबलता कम है। वो हार्मोन के प्रभाव की वजह से रहता है वाक रज्जु में ये स्थिति। वायु जो एंटर होगी, अब बताओ ये तो वायु का मार्ग हो गया ना, और वायु का मार्ग है तो वायु दाब के अनुसार ये फैल सिकुड़ सकती है, इसलिए इनकी शेप को बनाकर रखना जरूरी है। और इनकी शेप को बनाए रखने के लिए हमारी जो ये श्वास नली है इसमें अपूर्ण या सी आकार में छल्ले पाए जाते हैं, और ये जो छल्ले पाए जाते हैं ना, इनकी संख्या होती है 16 से 20। पूछा हुआ क्वेश्चन अपना, ये ध्यान रखना इसको। श्वास नली में कार्टिलेज जो रिंग होती है, उपास्थिल जो वलय होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? 16 से 20 होती है। और इसकी उपास्थि का नाम वो भी पूछा हुआ है। ये तो हो गए उपास्थिल छल्ले, कार्टिलेज रिंग हो गए उपास्थिल वलय। और ये जो उपास्थि बोली जाती है उसको बोलते हैं हाइलिन उपास्थि, जो लिखवा दूंगा मैं अलग से। बताओ कौन सी उपास्थि के बने हुए? हाइलिन, जिसको हिंदी में बोलते हैं काचाब उपास्थि। जंतुओं के शरीर में 4 प्रकार की उपास्थि पाई जाती हैं। एक बार मैं बोल देता हूं, फिर आप अलग टॉपिक पढ़ेंगे ये। नंबर 1 अभी जो मैंने लिखा हाइलिन, जिसको हिंदी में बोलते हैं काचाब, क्योंकि ये पारदर्शी होती हैं, पारदर्शी होने की वजह से काचाब जैसा बोला जाता है। नंबर 2 बोली जाती है इलास्टिक कार्टिलेज प्रत्यास्थ उपास्थि, जैसे अपनी ये प्रत्यास्थ हो गई, ये प्रत्यास्थ हो गया। अभी कंठ मैंने बताया 9 उपास्थि का है, वो भी प्रत्यास्थ है। और फिर नंबर 3 बोलते हैं रेशेदार उपास्थि, फाइब्रस कार्टिलेज। आपने कई बार नाम सुना है कि उस व्यक्ति को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई है, कमर में दर्द, स्लिप डिस्क बोलते हैं अपन। हमारी जो मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी, उसमें टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? 26 वर्टिब्रेट जो बोलते हैं। बच्चों में 33, वयस्क में 26। और उन हड्डियों के बीचों बीच पाई जाती है कार्टिलेज, जो कि मैं अभी बता रहा हूं रेशेदार उपास्थि। गद्दी जिनको बोलते हैं उनको ही डिस्क बोलते हैं। अब बताओ हड्डी, ये अपने मेरुदंड जो है, ये कशेरू का, उसमें हड्डियां बीच में है गद्दी। अगर ये अपनी जगह से हट जाएंगी तो हड्डी के ऊपर हड्डी आएगी तो फ्रिक्शन होगा कि नहीं होगा? घर्षण, वो तेज दर्द होता है। तो इसलिए बोलते हैं स्लिप डिस्क, कि ये जो डिस्क मौजूद है ना, गद्दियां, ये स्लिप हो गई, अपने स्थान से हट गई, इसलिए वो बोला जाता है। और बेवजह हम इनमें पेन किलर ले लेकर रोकते रहते हैं। पेन किलर थोड़ी इसका इलाज है, वो तो दर्द में राहत दे देगा, जैसे असर खत्म हुआ फिर दर्द होगा। इनके लिए जरूरी है फिजियोथेरेपी, इनको वापस अपनी जगह पे शिफ्ट करवाओ, तभी तो दर्द मिटेगा, ये रहता है उसमें। तो डिस्क जो स्लिप हो गई है उसको वापस अपनी जगह पे पहुंचा दो। और नंबर 4 बोली जाती है कैल्सीफाइड कार्टिलेज, कैल्सीभूत उपास्थि। बताओ पहली कौन सी बोली? हाइलिन या कार्टिलेज अभी जो पढ़ रहे हैं। नंबर 2 प्रत्यास्थ, वो भी यहां पर आई अपने नाम। नंबर 3 रेशेदार जो मैं बता रहा हूं अभी। और नंबर 4 होती है कैल्सीफाइड कार्टिलेज, कैल्सीभूत उपास्थि। वो उपास्थि पहले ये रहती है, वो हाइलिन ही रहती है, लेकिन उनमें जम गया कैल्शियम, इसलिए नाम क्या पड़ गया? कैल्सीफाइड कार्टिलेज। अपने सबसे बड़ी हड्डी कौन सी बताते हैं? फीमर,
जांग की हड्डी फीमर, और एक अपना बाजू हुमरस, इन दोनों के सिरे गोल होते हैं, बॉल टाइप होते हैं और सॉकेट में जाके फिट होते हैं, इसलिए अपन बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कंधे की संधि हो चाहे कूल्हे की संधि, कौन सी संधि बोली जाती है? बॉल एंड सॉकेट, कि बॉल सॉकेट में जाके फिट होता है। ये जो इनके गोल सिरे होते हैं, जैसे ये फीमर है, इसका ऊपरी सिरा ऐसे गोल है, तो ये जो गोल सिरा है ना, वो हड्डी नहीं है, वो कैल्सीफाइड कार्टिलेज है। तो फीमर और हुमरस का गोल सिरे जो होते हैं वो कैल्सीभूत उपास्थि से बने होते हैं, और इन्हीं में तो विशेष पाया जाता है अपन जो नाम बोलते हैं बोन मेरो, अस्थि मज्जा, बोन मेरो, इन्हीं में तो भरा हुआ पाया जाता है, जिनसे अपने रुधिर का निर्माण होता है, हीमोपोएसिस क्रिया बोलते हैं जो। ये सब चीजें आ जाएंगी। तो जो मैंने बताया आपको, बताओ गर्दन की लंबाई में क्या स्थित है? गर्दन की लंबाई में क्या स्थित है भाई? श्वास नली। श्वास नली कितनी लंबाई है उसकी? 12 सेंटीमीटर। श्वास नली में जो छल्ले पाए जा रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? उपास्थि वलय। कौन सी उपास्थि? आयलिक। इनकी संख्या होती है 16 से 20। और श्वास नली के शीर्ष पर क्या पाया जा रहा है? कंठ। कंठ क्या बोले रहे अपन? टोटल कितनी उपास्थि? 9। और इसमें क्या पाए जाते हैं? वाक रज्जु में वाइब्रेशन से साउंड बनता है। वाक रज्जु में जब वाइब्रेशन होगा उससे साउंड बनेगा। मैंने बताया पुरुष में जनन हार्मोन की वजह से मोटे होते हैं तो प्रबलता अधिक होती है, तारत्व कम। महिला में हार्मोन के प्रभाव से कैसे होते हैं? पतले, इसलिए उसमें प्रबलता कम, तारत्व अधिक। अब ये अपनी श्वास नली की शेप को बना के रख रहे हैं, उपास्थि वाला है। वायु का मार्ग ये हो गया, वायु का मार्ग समझ में आ गया। अब अभी तक जो मैंने बताई आपको स्ट्रक्चर बताई है, बताओ हमारे फेफड़े कहाँ स्थित हैं? बोलते जाओ, कहाँ स्थित हैं? वक्ष गुहा में। कितनी संख्या है? 2। एक जोड़ी हो गया। बाएं फेफड़े का वजन कितना है? कितने पिंड है इसमें? दाएं फेफड़े का वजन कितने पिंड है इसमें? 3। फेफड़ों के चारों ओर दोहरी परत कौन सी पाई जाती है? प्लूरल झिल्ली। दोनों झिल्लियों के बीच में भरा हुआ तरल क्या कहलाता है? प्लूरल तरल। क्या काम कर रहा है? फेफड़ों को सॉफ्ट बना रहा है और साथ में बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से बचा रहा है। अगर प्लूरल तरल की मात्रा बढ़ेगी तो दबाव किस पर पड़ेगा? झिल्लियों पर। उससे प्लूरल झिल्लियों में सूजन आ जाती है। उस रोग को नाम क्या दिया जाता है? प्लूरेसी। प्लूरेसी रोग बोलते हैं। अब हमारे फेफड़ों तक वायु का मार्ग अपन ने बताया। गर्दन की लंबाई में श्वास नली लंबाई कितनी है? श्वास नली वक्ष गुहा में आकर 2 शाखा बटी, वो क्या कहती है? श्वसनी। श्वसनी से छोटी शाखाएं क्या बन गई? श्वसनी। और ये वायु कुपिकाओं तक पहुंचती हैं। हमारे श्वास नली के शीर्ष पर क्या पाया जा रहा है? कंठ, जो कि क्या कहलाता है? ध्वनि उत्पादक। टोटल कितनी उपास्थि? इसमें क्या मौजूद है? वाक रज्जु में वाइब्रेशन से ही साउंड बनता है। और वाक रज्जु पुरुष में तो होते हैं हार्मोन के प्रभाव से मोटे, और महिला में हार्मोन के प्रभाव से पतले। अगर हार्मोन असंतुलन होता है तो स्थिति विपरीत हो जाती है। जैसे किसी पुरुष में आवाज पतली हो जाना या किसी महिला में आवाज क्या हो जाना? भारी हो जाना। इस तरह से अब हमारे फेफड़ों का ये तो ही संरचना। अब कार्य, फेफड़ों का फैलना और सिकुड़ना डिपेंड करता है जहां ये स्थित हैं। किसमें? वक्ष गुहा में। वहां का आयतन। आयतन का मतलब होता है जगह। कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है उसी को तो आयतन बोलते हैं, वॉल्यूम। तो हमारे फेफड़ों का फैलना और सिकुड़ना, मांसपेशियां उसकी काम नहीं कर रही हैं। एक फेफड़े हमारे ऐसे अंग हैं जिनमें मांसपेशियां काम नहीं करती। अदरवाइज हार्ट की मांसपेशियां काम कर रही हैं, आहार नाल में भोजन आगे बढ़ रहा है, मांसपेशियां काम कर रही हैं। लेकिन फेफड़ों का फैलना सिकुड़ना मांसपेशियों की इनसे नहीं हो रहा। इनका फैलना सिकुड़ना डिपेंड करता है वक्ष गुहा का आयतन। और वक्ष गुहा के आयतन को कम ज्यादा होगा उसी अनुसार फेफड़ों पे दबाव पड़ेगा। भाई स्पंजी तो है, फेफड़े क्या बताया मैंने अभी? स्पंज है, क्योंकि क्या मौजूद है इनमें? वायुकुपिकाएं। स्पंज पे बताओ दबाव पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। दबाव हटते ही फैल जाएगा। अब दबाव पड़ेगा कैसे? दबाव कम ज्यादा कैसे होगा? वो यहां का आयतन परिवर्तन होगा, जगह जो है उसी से तो बनेगा। वक्ष गुहा के आयतन को, जगह को कम ज्यादा करने में मेन रोल किसका रहता है? डायफ्राम का, तनुपट का। डायफ्राम का मूवमेंट अपना ये चलता है अपवर्ड डाउनवर्ड। डायफ्राम का जो मूवमेंट चलता है अपवर्ड और डाउनवर्ड। अभी जो डायफ्राम मैंने ऐसे दिखाया डोम शेप, ठीक है। डायफ्राम की पेशियां होती हैं, क्योंकि ये मांसल पर्दा है, ये होती हैं फ्रेनिक पेशी। ध्यान रखना, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये अपने। डायफ्राम की पेशियां क्या नाम है उनका? फ्रेनिक पेशी।
और फ्रेनिक पेशियां डायफ्राम को मूवमेंट कराती हैं अप डाउन। फ्रेनिक पेशियों में जैसे ही संकुचन होगा, फ्रेनिक पेशियों में संकुचन होगा, डायफ्राम दोनों तरफ से खींचेगा, दोनों तरफ से पेशियां इसको खींचती हैं और खींचेगा तो बताओ डायफ्राम किधर चला जाएगा, नीचे की ओर। और यानी अब ये हो गया फ्लैट, समतल हो गया, ये हो गया समतल, नीचे की ओर आ गया। बताओ यहां से चला गया नीचे। ये स्थिति कब हुई, जब डायफ्राम की फ्रेनिक पेशियों में क्या हुआ, अभी संकुचन। डायफ्राम की फ्रेनिक पेशियों में संकुचन होते ही, कॉन्ट्रैक्शन होते ही डायफ्राम नीचे चला गया। बताओ जब ये नीचे जाएगा तो यहां जगह बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। और जैसे ही इसमें शिथिलन होगा, जैसे इसमें शिथिलन होगा, ये वापस अपनी जगह पर आएगा। तो डायफ्राम की फ्रेनिक पेशियों में चलता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन संकुचन होते ही डायफ्राम नीचे जाता है, रिलैक्शन शिथिलन होते ही डायफ्राम ऊपर आता है। तो मेन रोल किसका रहा बताओ, डायफ्राम का। साथ में मूवमेंट होता है हमारी पसलियों का। मैंने बताया था हमारे वक्ष गुहा को घेरती हुई क्या पाई जाती हैं, पसलियां, रिब्स। ध्यान हो तो बताओ मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं, कितनी पाई जाती हैं, 12 जोड़ी, 12 पेयर, 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं अपने। हमारा जो मेरुदंड है, जब अपन कंकाल तंत्र में पढ़ेंगे, हमारा जो मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड, इसमें शुरू के जो 7 कशेरुक होते हैं, 7 वर्टिब्रेट, 7 जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, कशेरुक जो होते हैं, वो होते हैं ग्रीवा कशेरुक, गर्दन वाले, सर्वाइकल वर्टिब्रेट्स बोलते हैं, ये जो बोला जाता है। उसके बाद में यहां से लेकर फिर अपने जो वक्ष वाला पार्ट है, इनको बोला जाता है थोरोसिकल वर्टिब्रेट। ये होते हैं 12 वर्टिब्रेट होते हैं, जो कि थोरोसिकल वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं, वक्षीय कशेरुक कहलाते हैं। फिर आती है कटी या कमर, जिसको बोलते हैं अपन। फिर अपने त्रिक और अनुत्रिक बनता है, वो अपन जब बाद में डिस्कस करेंगे। बताओ वक्ष भाग में कितने कशेरुक हैं, थोरोसिकल जो वर्टिब्रेट है वो कितने हैं, 12। और इन 12 से 12 जोड़ी पसलियां निकलती हैं, इन 12 से 12 जोड़ी पसलियां निकलती हैं। और बताओ यहां से घूमकर किधर आ गई, पीछे से निकलकर घूमकर पिंजरे नुमा, केज लाइक, घूमकर आगे आ जाती हैं 12 जोड़ी पसलियां। और आगे मौजूद है पतली हड्डी स्टर्नम, इस स्टर्नम पर आकर वो जुड़ती हैं। तो मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं, कितनी बताओगे, 12 जोड़ी। और 12 जोड़ी पसलियां पीछे से वक्षीय कशेरुक से निकलकर आगे की ओर आ रही हैं। सामने यहां पर पतली हड्डी होती है अपने, उस हड्डी को नाम दिया जाता है स्टर्नम। तो बताओ अपनी, चलो मैं इसको, इस हड्डी को नाम क्या दिया अपन ने, स्टर्नम, स्टर्नम अस्थि। इस पर पसलियां आकर जुड़ती हैं। पसलियों को मैं इसमें नहीं दिखा रहा, अलग से बता देता हूं, नहीं तो ये गोलमाल हो जाएगा सारा। ठीक है, ये बताया मैंने कि सामने की ओर अपने पतली हड्डी होती है, जिसको नाम क्या दिया जाता है भी, स्टर्नम, अपने स्टर्नम अस्थि। और 12 जोड़ी जो पसलियां आती हैं, अब उनकी स्थिति समझो। हमारे जो 12 जोड़ी पसलियां इस पे आती हैं, ये हमने बताया था, ये ले लो, ठीक है। ले लो 12 जोड़ी जो पसलियां हैं, अब उनकी स्थिति को समझना, ये भी अपने जो क्वेश्चन बनता है। 12 जोड़ी पसलियों में से 7 जोड़ी पसलियां जो है ना, वो तो सीधे स्टर्नम पे जुड़ती हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। कितनी पेयर दिखा दी मैंने, 7 पेयर पसलियां तो सीधे आके स्टर्नम पे जुड़ती हैं। और ये पसलियां कहलाती हैं सत्य पसलियां, ट्रियोरिप्स है। सत्य पसलियां कितनी जोड़ी हुई बताओ, 7 जोड़ी। और इनकी स्थिति क्या है, कहां जुड़ रही है, सीधे स्टर्नम पर। सीधे स्टर्नम पर जुड़ना या संयुक्त होना, ये तो इनकी स्थिति है। अब अगली 3 जोड़ी, नंबर 8 9 और 10, अगली जो 3 जोड़ी पसलियां है ना, उनकी स्थिति देखो। 8 सॉरी
सारी गड़बड़ कर दी। स्टर्नम, ये लो, ये तो हो गई 7 भाई। अब अगली जो 3 है 8, 9 और 10, 8, 9 और 10। बताओ अगली 3 कहां पर गई? अगली 3 7वीं जोड़ी पसली पे जाके जुड़ रही है, नीचे वाली जो 7वीं है उस पर, तीनों एक साथ जुड़कर, और इनको बोला जाता है अर्ध सत्य, आदि सांची, अर्ध सत्य पसलियां। बताओ ये कितनी है भाई? 3 जोड़ी। कौन से नंबर की? 8, 9 और 10। और ये किस पे जुड़ती हैं? 7वीं सत्य पसली पर, 7वीं जोड़ी पसली पर या 7वीं सत्य पसली पर जुड़ना। अब लास्ट की जो 2 हैं, अंतिम जो 2 होती है ना, वो रहती है आगे से मुक्त। ये लो, इनको बोला जाता है प्लावी पसलियां। आगे से मुक्त है ना, फ्लोटिंग रिब्स है, प्लावी पसलियां, ये अंतिम 2 जोड़ी है। तो बताओ ये तो कौन सी हो गई? 11 और 12। और ये कौन सी हो गई भी? 8, 9 और 10। और ये हो गई 1 से 7, 1 से 7 जोड़ी। ये हमारी पसलियों की स्थिति होती है। बताओ कैसे कैसे बताओगे? 7 जोड़ी तो कौन सी कहलाती है? सत्य। किनको कहेंगे? जो सीधे स्टर्नम पर जुड़ती हैं। अगली 8, 9, 10 अर्ध सत्य, जो एक साथ मिलकर 7वीं पे जाके जुड़ती हैं। और लास्ट की 2 प्लावी पसलियां, मुक्त पसलियां, जो आगे से क्या रहती हैं? मुक्त रहती हैं, वो प्लावी पसलियां कहलाती हैं। अब बताओ पसलियां तो हड्डी हैं, बोन है, तो फिर बोन तो अपने आप मूवमेंट करती नहीं है। बोन का मूवमेंट मसल्स के द्वारा ही होता है। हमारी मसल, बोन से जितने भी मसल्स जुड़ी होती हैं उनको कंकालीय पेशियां बोलते हैं अपन, वही उनको मूवमेंट कराती हैं। तो हमारी पसलियों का मूवमेंट कैसे होगा? पसलियों के बीचों बीच, इन पसलियों के बीचों बीच पाई जाती है मसल्स, जो इनको आपस में जोड़े रखती हैं। और ये जो मसल्स होती हैं तिर्यक रूप से पाई जाती हैं पसलियों के बीच में, इनको बोला जाता है, पसलियों के बीच में होने की वजह से, अंतरा परसुक पेशियां, अंतरा परसुक पेशियां, इंट्राकोस्टल मसल्स, शॉर्ट में बोला जाता है I.C.M, ICM, इंट्राकोस्टल मसल्स। और ये पाई जाती हैं 2 तरह से, एक तो आउटर और एक इनर, एक तो आउटर और एक इनर। यानी एक तो पाई जाती है पसलियों के बाहर की तरफ और एक पाई जाती है अंदर की तरफ। यानी ये भी पैर में पाई जा रही है, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ। अब समझो, हमने बताया था कि जो हमारा डायफ्राम है ना, मांसल पर्दा, जो डायफ्राम बताया अपन ने, डायफ्राम में जब संकुचन है तो डायफ्राम किधर जाता है? नीचे की ओर। डायफ्राम की पेशी अपन ने बताई फ्रेनिक, और जब उसमें शिथिलन होता है तो डायफ्राम वापस कहां पर आता है? ऊपर की ओर। ठीक है। जब डायफ्राम की फ्रेनिक पेशियों में संकुचन होता है तब आईसीएम काम करती है बाहर वाली। कौन सी वाली? बाहर वाली। बाह्य आईसीएम में जैसे ही संकुचन होगा वो पसलियों को बाहर की तरफ खींचेंगे। तो बताओ पसलियां और जो स्टर्नम जिस पे जुड़ी हुई है ये किधर उठेगा? ऊपर की ओर, बाहर की तरफ उठेगा। और उस दौरान डायफ्राम किधर जाता है? नीचे की ओर। तो डायफ्राम की पेशियों का संकुचन और बाह्य आईसीएम पेशियों का संकुचन एक साथ होता है। तो इससे डायफ्राम जाता है नीचे और पसलियां आती हैं बाहर। बताओ यहां की जगह बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? वक्षगुहा का आयतन बढ़ जाएगा। वक्षगुहा का आयतन बढ़ेगा तो फेफड़ों को फैलने की जगह मिलेगी, उन पे दबाव हट गया, फेफड़े प्रसारित होंगे। और फेफड़े जैसे ही प्रसारित होंगे, बताओ वायु उनमें प्रवेश करेगी कि नहीं करेगी? भाई फेफड़े प्रसारित होंगे तो वायु उनमें प्रवेश करेगी। डायफ्राम गया, बताओ डायफ्राम की पेशियों में संकुचन होते ही डायफ्राम तो गया नीचे और पसलियां किधर आ रही हैं? बाहर। रिजल्ट क्या निकला? यहां का आयतन बढ़ गया तो फेफड़े क्या होंगे? फैलेंगे। फेफड़े फैलेंगे तो वायु फेफड़ों में प्रवेश करेगी, क्योंकि फेफड़ों में वायु का दाब हो गया कम, बाहर है ज्यादा। भाई वायु किधर बहेगी? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। अब जैसे ही डायफ्राम की पेशियों में होगा शिथिलन, फ्रेनिक पेशियों में शिथिलन होगा, अब काम कौन सी करेंगी? आंतरिक आईसीएम। कौन सी काम करेंगी?
आंतरिक आईसीएम, अंदर वाली आईसीएम, जो पसलियों को किधर खींचेंगी, अंदर की ओर। तो स्टर्नम और पसलियां किधर गई, अंदर। डायफ्राम किधर आया, ऊपर। रिजल्ट क्या निकलेगा बताओ, वक्ष गुहा का आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वक्ष गुहा का आयतन कम होगा तो फेफड़ों पर क्या पड़ेगा, दबाव, और फिर अब वायु किधर आएगी, बाहर की ओर। वायु का फेफड़ों में प्रवेश कहलाता है निश्वसन, इनहालेशन। जैसे आप यूज करते हो विक्स इनहेलर, शब्द आता है ना उसके साथ, इनहेलर। इनहेलर क्या हो गया, वायु को फेफड़ों में जाना, ठीक है, इनहालेशन उसको बोलते हैं। और एक्जालेशन बोलते हैं वायु का बाहर आना फेफड़ों से। तो ये दोनों क्रिया चल रही है। हमारी श्वास क्रिया, जो श्वास दर है, सामान्य रूप से 1 मिनट में होती है 16 से 20 पर मिनट। सामान्य श्वास दर कितनी है बताओ, 16 से 20 पर मिनट होती है। और इस श्वास दर का मापन वक्ष गुहा का आयतन स्पायरोमीटर यंत्र आता है। बताओ, डॉक्टर हृदय धड़कन तो किससे सुनता है, स्टेथोस्कोप से। रुधिर दाब स्पिग्मोमैनोमीटर, और वक्ष गुहा का आयतन, श्वास दर, ये सारा मापा जाता है स्पायरोमीटर। किससे मापा जाता है, स्पायरोमीटर से। अब हमारे फेफड़ों का फैलना सिकुड़ना मैंने बताया किस पर निर्भर कर रहा है, वक्ष गुहा का आयतन। वक्ष गुहा के आयतन को कम ज्यादा करने में मेन रोल तो किसका है, अभी डायफ्राम का। साथ में मूवमेंट बताया मैंने आईसीएम का, जो हमारी पसलियों को मूवमेंट कराती है। और फेफड़ों में जो वायु प्रवेशित होगी, हमारे फेफड़ों में जो वायु प्रवेशित होगी, वो वायु बताओ क्या क्या लिखेंगे, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.03% CO2। ये हमारे फेफड़ों में प्रवेशित वायु है। जो भी वायुमंडल वाली है वायु, वही तो जा रही है फेफड़ों में। और जब वायु वापस बाहर आती है तो 78% नाइट्रोजन, 16% ऑक्सीजन और 4% CO2। साथ में वाटर वेपर भी आती है, जल वाष्प भी। हमारे फेफड़ों से अपन जल वाष्प का भी उत्सर्जन करते हैं, देखा है कभी? अरे देखा है कि नहीं देखा है? हम प्रैक्टिकली तो ध्यान नहीं देते। साइंस को रटने की कोशिश मत किया करो, साइंस प्रैक्टिकल चीज होती है। आप सर्दियों में भी बच्चों को देखा होगा घर पे, मेरा इंजन ज्यादा धुआं फेंक रहा है। वो धुआं कहां से आ गई भी? अरे वो वाटर वेपर ही तो है, जल वाष्प ही तो है। अब गर्मियों में तो बाहर का टेम्परेचर ज्यादा रहता है, अपनी बॉडी का टेम्परेचर 36 है, वो सॉरी 36.9 यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। अंदर से तो गर्म ही आएगी वायु। अब बाहर का टेम्परेचर गर्मियों में ज्यादा रहता है तो वो आपको कहां नजर आएगी, तब थोड़ी उसका संघनन हुआ। लेकिन सर्दियों में बाहर का टेम्परेचर डाउन है, गर्म वायु बाहर आते ही बताओ संघनित होगी कि नहीं होगी? तो वो जल वाष्प संघनित होती है, वही तो नजर आती है अपने को। तो जल का उत्सर्जन हम पसीने के रूप में करते हैं, यूरिन के रूप में करते हैं, मल के साथ करते हैं। साथ में हमारे श्वास क्रिया में भी जल वाष्प का उत्सर्जन हो रहा है। फेफड़े भी अपने जल का उत्सर्जन करते हैं, तो ये भी निकल कर आती है साथ में। कौन सी गैस के संगठन में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ? CO2। बताओ CO2 बढ़कर कहां से हो गई इतनी? भाई ऑक्सीजन को तो लिया अपन ने और CO2 को ब्लड ने लाके छोड़ा कोशिकाओं से। जब कोशिका में श्वसन होगा, ऊर्जा बनेगी, साथ में CO2 भी तो बनती है। CO2 को अपन फेफड़ों में लाके छोड़ते हैं और फेफड़ों से बाहर छोड़ते हैं। इस तरह से श्वसन क्रिया चलती है। तो अभी जो मैंने आपको बताया है वो अपन ने डिस्कस किया अभी, फेफड़ों की क्रियाविधि, हमारे फेफड़े कैसे काम कर रहे हैं। अब मैं बिना उसमें देखूंगा, आप इस डायग्राम को देख के बताते जाओ। बताओ हमारे फेफड़े कहाँ स्थित हैं? कितने हैं? एक जोड़ी। बाएं फेफड़े का वजन 565। कितने पिंड है उसमें? दाएं फेफड़े का वजन कितने पिंड है? फेफड़ों के चारों ओर दोहरी परत, प्लूरल झिल्ली। प्लूरल झिल्ली के बीच में भरा हुआ तरल क्या काम करता है? फेफड़ों को सॉफ्ट बनाता है और साथ में बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से बचाता है। अगर प्लूरल तरल की मात्रा बढ़ जाएगी तो दबाव किस पर पड़ेगा? झिल्लियों पर, जिसे अपन बोलते हैं प्लूरेसी। ठीक है, प्लूरेसी रोग बोला जाता है। हमारे फेफड़ों का फैलना और सिकुड़ना किस पर निर्भर कर रहा है? वक्ष गुहा का आयतन। किस पर निर्भर कर रहा है? वक्ष गुहा का आयतन। वक्ष गुहा के आयतन को मेनली कौन डिसाइड कर रहा है? डायफ्राम। साथ में अंतरापरशुक पेशी जो अपनी पसलियों के बीच में पाई जाती है, यानी है वो अगले डायग्राम में पसलियों के बीच में जो पाई जाती हैं अंतरापरशुक पेशी। बताओ अंतरापरशुक पेशियां पेयर में पाई जा रही है कि नहीं पाई जा रही है? एक तो बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। डायफ्राम की पेशियां कौन सी हैं?
फ्रेनिक पेशियों में जब संकुचन होगा तो डायफ्राम किधर जाएगा, नीचे। जब इसमें संकुचन होता है तो आईसीएम में कौन सी वाली में होता है, बाह्य आईसीएम में। बाह्य आईसीएम पसलियों को किधर लाती है, बाहर। रिजल्ट क्या निकलता है, वक्सवा का आयतन बढ़ जाता है, घट जाता है, बढ़ जाता है। वक्सवा का आयतन बढ़ते हैं तो फेफड़ों में क्या होता है, प्रसार या सिकुड़ना, प्रसार, फेफड़े फैलते हैं और वायु प्रवेशित होती है जिसको बोलते हैं निश्वसन। ठीक है। दूसरा, अब जब डायफ्राम की फ्रेनिक पेशियों में शिथिलन होगा तो कौन सी आईसीएम में संकुचन होगा, अंदर वाली में। वहां पर दोनों संकुचन चलेंगे, एक बार बाहर की तरफ और एक बार अंदर की तरफ। और ऐसी स्थिति में वक्ष गुहा का आयतन क्या हो जाता है, कम। वक्ष गुहा का आयतन कम होता है तो दबाव किस पर पड़ता है, फेफड़ों पर, और वायु किधर आती है, बाहर, जिसको उच्च श्वसन एक्जालेशन बोलते हैं। अब मैं एक लाइन क्वेश्चन आपको पूछूंगा, उसको ध्यान से सुनकर जवाब देना। वायु के जाने से फेफड़े फैलते हैं या फेफड़ों के फैलने से वायु फेफड़ों में जाती है? वायु के प्रवेश से फेफड़े में प्रसार होता है या फेफड़ों के प्रसारित होने से वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है? फेफड़ों के प्रसारित होने से वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है। जनरली हम यही कहते हैं कि हम तो वायु खींच रहे हैं तब फेफड़े फैल रहे हैं। ठीक है। आप इसको प्रैक्टिकली नोट कर सकते हो। आप 1 किलोमीटर जोरदार दौड़ लगाओ और फिर देखो आपका मूवमेंट देखे लंग्स का, अपने आप श्वास क्रिया में उस समय अपन देख सकते हैं कि श्वास तेजी से क्यों। अभी नॉर्मली तो अपने को नजर ही नहीं आ रहा मूवमेंट। अभी 16 से 20 जो नॉर्मली अपनी हृदय धड़कन चलती है उस दौरान तो मूवमेंट अपने को नजर ही नहीं आ रहा कि हमारे डायफ्राम भी ऊपर नीचे हो रहा है, कुछ ऐसा है। जब अपन दौड़ लगाते हैं तो इनको काम ज्यादा करना पड़ता है। ठीक है, तब ये मूवमेंट अपने को नजर आता है, पसलियों का भी मूवमेंट साफ नजर आता है। तो वायु के फेफड़ों के प्रसारित होने से वायु फेफड़ों में प्रवेशित करती है, न कि वायु के जाने से फेफड़े फैलते हैं। ठीक है। अब इसको छापो आप, फिर इसको मैं नोट करवा दूंगा।